चलिए, आज की बातचीत एक बहुत ही आम लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में खड़े हो जाते हैं? हम बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जिम जाना है, नई नौकरी के लिए अप्लाई करना है, कोई स्किल सीखनी है, लेकिन जब करने का समय आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। हम खुद को ही क्यों रोकते हैं? आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। ये ब्राना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू की एक विस्तृत समरी है और इसका मुख्य उद्देश्य है सेल्फ सैबोटाज यानी आत्मविनाश की इस पहेली को सुलझाना। तो चलिए इस पर थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये आत्मविनाश आखिर है क्या, हम ऐसा करते क्यों हैं और इस किताब के हिसाब से हम इस पहाड़ पर कैसे चढ़ सकते हैं जो असल में हम खुद हैं। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सेल्फ सैबोटाज। सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? स्रोत के अनुसार ये वो अजीब सा व्यवहार है जहां इंसान खुद ही अपनी खुशी को बर्बाद कर देता है। जैसे पैसे आने पर उसे फिजूल खर्ची में उड़ा देना, यह एक अच्छे भले रिश्ते में खुद ही लड़ाई शुरू कर देना। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर ने बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक परत है। किताब का तर्क यह है कि ये सब हमारे अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। हमारा मन बदलाव से डरता है, भले ही वो बदलाव अच्छे के लिए ही क्यों ना हो। अच्छा। हाँ, वो अपने कंफर्ट जोन यानी आरामदायक दायरे में रहना चाहता है। और कई बार हमारा कंफर्ट जोन दुख या असफलता का होता है, क्योंकि वो हमें जाना पहचाना लगता है। मतलब परिचित दुख अपरिचित खुशी से ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। ये तो बड़ी अजीब बात है कि हमारा दिमाग हमें खुश होने से भी रोक सकता है। स्रोत में ना इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। मान लीजिए कोई किसी को पसंद करता है पर रिजेक्ट होने के डर से कभी मैसेज ही नहीं करता। नतीजा वो अकेला रह जाता है। ये एक क्लासिक सेल्फ सैबोटाज का मामला है। हाँ, और ये जानना जरूरी है ना, कि ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक तरह का परिचित दर्द है। अकेले रहने का दुख जाना पहचाना है, लेकिन रिजेक्शन का जो नया दर्द होगा वो अनजाना और ज्यादा डरावना लगता है। अच्छा। इसीलिए हमारा दिमाग एक्शन लेने से पहले ही हमें रोक देता है। किताब में कहा गया है कि हमारी भावनाएं, खासकर डर, अपराध बोध यानी गिल्ट और शर्म, ये हमारी सबसे बड़ी जेल बन जाती हैं। एक अदृश्य दीवार की तरह। बिल्कुल, एक अदृश्य दीवार जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और यहीं से किताब का मुख्य विचार सामने आता है, द माउंटेन इज यू, यानी वो पहाड़ जो हमें रोक रहा है वो कोई बाहरी ताकत या किस्मत नहीं, बल्कि हमारे अंदर के इंटरनल ब्लॉक्स हैं। ये वो छिपी हुई मान्यताएं और डर हैं जिन्हें हम शायद पहचानते भी नहीं। तो अगर पहाड़ हम खुद हैं तो इस पर चढ़ाई शुरू कहाँ से करें? इसका नक्शा कैसे बनाएं? नक्शा बनाने का पहला कदम, जैसा कि इस समरी में बताया गया है, वो है अपने पैटर्न को पहचानना। पैटर्न को पहचानना। हाँ, इसके लिए एक बहुत व्यवहारिक सलाह दी गई है कि एक जर्नल बनाएं, लेकिन सिर्फ ये ना लिखें कि मैं फेल हो गया, बल्कि हर बार असफल होने पर खुद से कुछ गहरे सवाल पूछें। जैसे उस पर मेरे मन में क्या चल रहा था, मैंने क्या बहाना बनाया, इस असफलता से मुझे क्या परिचित सा महसूस हुआ। मतलब अपनी कहानी के जासूस खुद बनना। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जासूस बनना। जैसे स्रोत में एक उदाहरण है कि कोई व्यक्ति हर प्रोजेक्ट बड़े उत्साह से शुरू करता है, पर जैसे ही उसे लगता है कि ये परफेक्ट नहीं बन पाएगा, हाँ, वो परफेक्शनिज्म वाला डर, वही परफेक्शनिज्म के डर से वो उसे बीच में ही छोड़ देता है। ये एक पैटर्न है। असल में वो असफलता से नहीं डर रहा, वो एक साधारण या ठीक-ठाक काम करने के विचार से डरता है। जब आप ऐसे पैटर्न को लिख लेते हैं तो वो अदृश्य दुश्मन नहीं रहता, वो आपके सामने आ जाता है। और ये पैटर्न अक्सर हमारे अतीत से जुड़ा होता है, जैसा कि स्रोत बताता है। इसमें बचपन के ट्रॉमा का भी जिक्र है। एक कहानी बताई गई है कि एक लड़के को प्रमोशन मिला, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने नौकरी छोड़ दी। मतलब बाहर से देखने पर तो ये बेवकूफी लगेगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब गहराई में जाया गया तो वजह सामने आई। उसके पिता हमेशा कहते थे कि सफलता अस्थायी होती है और ज्यादा ऊंचा उड़ोगे तो गिर जाओगे। और ये बात उसके अवचेतन मन में इतनी गहरी बैठ गई थी कि वो अनजाने में अपनी सफलता को खुद ही बर्बाद कर रहा था। वो उस दर्द से बचना चाहता था जो उसके पिता के अनुसार सफलता के बाद मिलना तय था। तो उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए खुद ही छलांग लगा दी। बिल्कुल। तो ये तो हुई जड़ को समझने की बात कि हमारे ये पैटर्न अतीत से कैसे जुड़े हैं। लेकिन अपनी इन गहरी भावनाओं का करें क्या? डर, चिंता, इनसे लड़ना तो बहुत मुश्किल है।
और यहीं पर ब्रायना वीस्ट एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी फॉर्मूला देती हैं। फील द फीलिंग, डोंट फाइट इट। फील द फीलिंग, डोंट फाइट इट। यानी अपनी भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें महसूस करें, उन्हें स्वीकार करें। हम अक्सर क्या करते हैं, डर या चिंता जैसी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो उन्हें और शक्तिशाली बना देता है। सही बात। सुझाव ये है कि अगर डर लग रहा है तो 5 मिनट शांति से बैठें, गहरी सांस लें और उस डर को अपने शरीर में महसूस करें। उसे एक नाम दें और उसे स्वीकार करें। जब आप उस भावना से लड़ना बंद कर देते हैं तो उसकी पकड़ आप पर ढीली पड़ जाती है। तो एक बार जब हम अपने पहाड़ का नक्शा बना लें और अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर दें, तो अगला कदम क्या है? अब सवाल ये उठता है कि इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कैसे करें? स्रोत हमें कौन से व्यावहारिक उपकरण देता है? यहाँ पर किताब 5 बहुत ही ठोस और व्यावहारिक कदम बताती है, जिन्हें हम कह सकते हैं चढ़ाई के लिए जरूरी 5 उपकरण। ये सिर्फ थियोरी नहीं बल्कि एक्शन है। तो जो पहला उपकरण स्रोत बताता है उसका नाम काफी रहस्यमयी है, शैडो वर्क। ये सुनने में किसी फिल्म के कॉन्सेप्ट जैसा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? ये कार्ल युंग के मनोविज्ञान से लिया गया एक गहरा विचार है। इसका मतलब है अपने व्यक्तित्व के उन हिस्सों का सामना करना जिन्हें हम छिपाते हैं या स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारा अंधेरा पक्ष, हमारा डार्क साइड। हाँ, स्रोत कहता है कि जब तक हम इस हिस्से को समझेंगे नहीं, ये अनजाने में हमारे फैसलों को नियंत्रित करता रहेगा। इसका एक सरल तरीका यह है, जिन लोगों की जो आदतें आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं, उन्हें अपने अंदर भी ढूंढने की कोशिश करें। अच्छा। हो सकता है किसी और का आलस आपको इसलिए चुभता हो क्योंकि आप अपने अंदर के आलस से लड़ रहे हैं। ओह, तो ये दूसरों में अपनी ही परछाई देखने जैसा है। ये तो काफी मुश्किल होगा। दूसरा उपकरण क्या है? दूसरा उपकरण है प्रतिरोध को तोड़ना, मतलब उस पहली हिचकिचाहट को पार करना जो हमें कोई काम शुरू करने से रोकती है। वो जो टालमटोल वाली आदत होती है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका बताया गया है, 5 सेकंड रूल। जब भी आलस महसूस हो या मन में आए कि ये काम बाद में कर लेंगे, तो 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनें और 1 पर पहुंचते ही उस काम को शुरू कर दें, बिना सोचे। ये तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? हाँ, और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। हमारा दिमाग बहाने बनाने में माहिर है। 5 सेकंड की उल्टी गिनती उसे सोचने और विश्लेषण करने का मौका ही नहीं देती। तो ये दिमाग को बाईपास करने का एक तरीका है। एक तरह से, हाँ। ये हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बाईपास करके सीधे एक्शन लेने पर मजबूर करता है। ये मोटिवेशन का इंतजार करने के बजाय एक्शन से मोटिवेशन पैदा करने का विज्ञान है। यानी चढ़ाई का पहला सबसे मुश्किल कदम उठाना। ठीक है, तीसरा उपकरण क्या है? तीसरा है सीमा तय करना, यानी ना बोलना सीखना। ये तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। ब्रायना वीस्ट इस बात पर जोर देती हैं कि हमारी ऊर्जा सीमित है, बिल्कुल एक फोन की बैटरी की तरह। अगर हम उसे गलत लोगों या गलत कामों पर बर्बाद करेंगे जो हमारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाते, तो हमारे पास जरूरी कामों के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी। सही बात है। और चौथा उपकरण? चौथा है भविष्य की कल्पना करना। और ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है। स्रोत सलाह देता है कि हर सुबह 2 मिनट के लिए शांति से बैठें और कल्पना करें कि आप 1 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहती हैं। विजुअलाइजेशन। हाँ, आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कर रही हैं, आपके आसपास कौन है। ये विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को उस दिशा में सोचने के लिए प्रोग्राम करता है और आपके दिमाग के एक हिस्से, जिसे रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसको उन अवसरों को पहचानने के लिए तैयार करता है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। दिलचस्प है। और पांचवा और आखिरी उपकरण? पांचवा है छोटी जीत का जश्न मनाना। हम अक्सर बड़े लक्ष्य पर इतना ध्यान देते हैं कि रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी वीडियो गेम में आप हर छोटे दुश्मन को हराकर कुछ पॉइंट्स कमाते हैं। वो छोटे छोटे रिवॉर्ड आपको बड़े बॉस तक लड़ते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है। अगर आपने आज 10 मिनट के बजाय 15 मिनट पढ़ाई की, तो ये एक जीत है जिसकी सराहना करें। तो ये आपके दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। बिल्कुल, ये आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये पांचों उपकरण तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन स्रोत में एक कड़वी सच्चाई का भी जिक्र है। वो कहता है कि 90% लोग कभी नहीं बदलेंगे। ये सुनकर तो थोड़ी निराशा होती है। ऐसा क्यों?
क्योंकि बदलाव में दर्द होता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों का सामना करना, अपनी परछाई को देखना, ये सब बहुत मुश्किल है। आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। और इसीलिए ज्यादातर लोग उसी पुराने पैटर्न में फंसे रहना पसंद करते हैं, भले ही वो उन्हें दुखी कर रहा हो। और यही बात इस सवाल को और भी महत्वपूर्ण बना देती है कि कोई व्यक्ति बदलाव के लिए इस दर्द को सहने के लिए खुद को तैयार कैसे करे। बिल्कुल। और जो लोग इस दर्द को सहने के लिए तैयार हैं, उनके लिए स्रोत में कुछ एडवांस टिप्स भी दिए गए हैं। इन्हें बोनस हैक्स कहा गया है, जो इस चढ़ाई को और गहरा बनाते हैं। हाँ, इन्हें हम कह सकते हैं अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए तकनीकें। पहली तकनीक है ईगो डेथ। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने मैं परफेक्ट हूं या मुझे सब पता है वाले भ्रम को खत्म कर देना। ये एक तरह से विनम्रता की अवस्था है। ये स्वीकार करना कि आप में कमियां हैं, आप गलतियां कर दी हैं और आपको हमेशा सीखने की जरूरत है। अच्छा। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तभी हम नए विचारों और फीडबैक के लिए खुलते हैं। अहंकार हमें सीखने से रोकता है और ईगो डेथ सीखने के दरवाजे खोल देती है। दूसरा बोनस ट्रैक है सरेंडर, यानी समर्पण। इसका मतलब हार मानना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनसे लड़ना बंद कर देना। हम अक्सर हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा, ट्रैफिक कैसा होगा। हाँ, जो कि नामुमकिन है। नामुमकिन है। किताब का तर्क है कि अपनी पूरी कोशिश करें और फिर नतीजों को यूनिवर्स या भाग्य पर छोड़ दें। ये मानसिक ऊर्जा बचाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, ताकि आप उस ऊर्जा को उन चीजों पर लगा सकें जो वाकई आपके नियंत्रण में हैं। और तीसरा और आखिरी हैक है एक डेली रिचुअल बनाना। हाँ, इसमें 2 चीजों पर जोर दिया गया है। सुबह 10 मिनट का ध्यान और दिन में कम से कम एक ऐसी चीज लिखना जिसके लिए आप आभारी यानी ग्रेटफुल हों। ध्यान और कृतज्ञता। ध्यान आपके दिमाग को शांत करता है और आपको अपनी भावनाओं का दर्शक बनने में मदद करता है, न कि उनका गुलाम। और कृतज्ञता वो आपके फोकस को जो नहीं है से हटाकर जो है उस पर लाती है। ये धीरे धीरे आपके दिमाग को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर रिवायर करता है। अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो ये सिर्फ व्यवहार बदलने की बात नहीं है, ये तो मानसिकता में गहरे बदलाव की बात है। सही कहा। ये अपने अतीत को समझने, अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और अंत में ये समझने के बारे में है कि हमें हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये नियंत्रण और पूर्णता की इच्छा से हटकर स्वीकृति और कृतज्ञता की ओर एक यात्रा है। ये पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही है। हर कदम मुश्किल हो सकता है, लेकिन हर कदम के साथ नज़ारा बेहतर होता जाता है। और आप मजबूत होते जाते हैं। तो कुल मिला के इस किताब की समरी का सार यही है कि जो पहाड़ हमें रोक रहा है वो हम खुद हैं। हमारे डर, हमारी पुरानी आदतें, हमारी अधूरी भावनाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस पहाड़ पर चढ़ने वाले पर्वतारोही भी हम ही हैं। हमारे पास नक्शा भी है, उपकरण भी हैं और रास्ता भी है। बदलाव की शुरुआत आज और अभी से की जा सकती है। शास्त्र हमें उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत सारे उपकरण और तकनीकें देता है, लेकिन ये मुझे एक गहरे विचार पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि जब हम अपने अंदर के इस पहाड़ को जीत लेते हैं तो उसके बाद हमें कौन से नए पहाड़ दिखाई देते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या आत्मजागरूकता हमें और भी बड़ी चुनौतियों से मिलाती है, या फिर ये हर दूसरी बाहरी चुनौती को बहुत छोटा बना देती है? शायद असली जीत पहाड़ की चोटी पर पहुंचना नहीं, बल्कि चढ़ने की प्रक्रिया को ही सीख लेना है।